अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, हुकूमत साजी का मरहला चल रहा है। पंजाब में तो हुकूमत बन चुकी और बलूचिस्तान का इजलास भी बुला लिया गया, KP का इजलास भी बुला लिया गया। सिंध असम्बली की बात करें तो वहाँ पर आज मुराद अली शाह हलफ उठाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी मसला है कौमी असम्बली का। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान मुकम्मल ना होने और मखसूस नशिस्तें जारी ना होने पर कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी वापस कर दी। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी की सुबह 10 बजे बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तों पर भी केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सदर आरिफ अलवी पर अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने और कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने के गैर आईनी इक़दामात पर 2 मुकदमात दर्ज होंगे। तो अब देखना यह है कि स्पीकर की जानिब से जो इजलास तलब किया गया है वो आईनी है या नहीं है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। माहिर कानून हैं एडवोकेट हाफिज एहसान खोकर साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज एहसान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। असल जरा वाज़ेह कर दीजिएगा कि जो बात नून लीग कर रही है, और इसहाक डार साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि 21 दिन के बाद सदर के पास तो इख्तियार ही नहीं रहता कि वो इजलास बुला सकता है और ऑटोमेटिकली 21 दिन के बाद इजलास होगा, और स्पीकर का कौमी असम्बली का इजलास तलब करना आईनी है या गैर आईनी? हाफिज एहसान साहब की आवाज़ हम सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से रब्ता करने की हाफिज साहब कोशिश करते हैं। कामरान खान ही बताएगा कि इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई थी खुसूसी नशिस्तों के हवाले से। 5 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन का जिसने समाअत की। क्या वजह है कि उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी और कल फिर से ये समाअत होने के लिए जारी है? उम्मीद क्या है, हतमी फैसला कब तक हो सकता है इस पर? जी, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। तकरीबन पिछले कोई 4-5 दिन से यही आ रही थी खबरें कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो होता है, लेकिन बेनतीजा खत्म हो जाता है, कोई फैसला उसके ऊपर नहीं आता। आज भी बाकायदा तौर पर जो PTI के साबिक PTI और बल्कि कहा जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा थे वो आज इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे, और इस आज की समाअत में ये हुआ कि जो काज लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी वो डिफरेंट पिटिशनर्स हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी वो आज उनका तो केस ही नहीं लगा हुआ था। तो इसके लिए फिर आज का दिन फिर गया और ये समाअत जो है वो कल तक के लिए डाल दी गई, यानी अब 28 तारीख को कल दोबारा इसकी समाअत होगी और कल कोई फैसला जो है वो सामने आ सकेगा। मैं बताता चलूं कि ये इसमें इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 29 तारीख को होना है, यानी परसों होना है, और इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त है कि जी उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं जो उनका हिस्सा बनता है वो दिया जाए, उसके ऊपर 2 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अभी तक सामने आ सके हैं इलेक्शन कमीशन का। एक तो ये जराए का कहना था कि जो इन्होंने इत्तेहाद किया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ट आजाद उम्मीदवार थे जो जीत चुके हैं, उन्होंने जिस पार्टी से इत्तेहाद किया यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे, इसकी पार्लिमानी हैसियत इस वक्त नहीं थी, यानी ये पार्लियामेंट से बाहर जमात थी। और दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसके लिए जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से तमाम जो पार्लिमानी जमातें जो कि इलेक्शन लड़ने जा रही होती हैं, उन्होंने उनके लिए उनकी मखसूस नशिस्तों के लिए उनसे फहरिस्तें मांगी जाती हैं उम्मीदवारों की। उसके लिए बाकायदा एक शेड्यूल होता है और रिटर्निंग ऑफिसर बाकायदा उन उम्मीदवारों की जिनके के मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तों में नाम होते हैं उन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करते हैं और उसके बाद फिर उनको अहल करार देके तो ये होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, और भी पॉइंट था ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में एक नशिस्त भी नहीं जीती। जी बिल्कुल, ये वो पहला वाला इतराज था जिसमें ये कहा जा रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इस वक्त पार्लिमानी जमात नहीं है, यानी उसका पार्लियामेंट में उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो और ये एक ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद हुआ है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर है, तो इसलिए ये वाला इतराज जो है ये भी उठाया जा रहा है। अब ये देखना यही है कि इन इतराजात के ऊपर फैसला क्या होता है। इलेक्शन कमीशन कल फिर इस पर समाअत कर रहा है और देखना यह है कि आया मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं या नहीं। एहसान खोकर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और विफाक की बात करना चाहूंगी कि स्पीकर की जानिब से इजलास तो बुला लिया गया है और नून लीग कह रही है कि 21 दिन के बाद सदर के पास इख्तियार ही नहीं होता इजलास तलब करने का। तो कहिएगा कि स्पीकर ने जो नौ मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है, आया वो आईनी है या गैर आईनी?
देखिए, आर्टिकल 91(2) के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और उसे एक प्रेरोगेटिव देता है कि अगर मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन हो और उस जनरल इलेक्शंस की जो दिन और तारीख हो इलेक्शन का, उससे 21 दिन के अंदर अंदर वो इजलास बुलाए। और उससे पहले हमारा सेक्शन 98 इलेक्शन एक्ट 2017 का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 दिन के अंदर उनको गैजेट नोटिफाई करे। तो प्रेसिडेंट के पास 14 दिन से लेके जो 21 दिन का टाइम है उसके अंदर इजलास बुलाने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इजलास नहीं बुलाता तो इजलास ने तो हर सूरत होना है, क्योंकि जो ही वो 21वां दिन आएगा तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेरोगेटिव है वो खत्म हो जाएगा और प्रेसिडेंट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन वायलेशन के अंदर चला जाएगा। अब इजलास 91(2) के अंदर होना है, तो अब उसको प्रेसिडेंट नहीं करवा रहा, तो फिर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन है, वो है आपका हाफिज नेशनल एहसान असेंबली साहब, ये एतराज किस हद तक वैलिड है कि अभी हाउस इनकम्प्लीट है और ऐसे में इजलास नहीं हो सकता? देखिए, जो 91(2) के नीचे है उसके अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि हाउस इनकम्प्लीट हो तो इजलास नहीं होगा और अगर हाउस कंप्लीट हो तो इजलास होगा। उसके अंदर ये है कि जब जनरल इलेक्शन हो उसके अंदर इसके बाद 21 दिन में इजलास होना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्व सीट्स जो हैं वो नहीं मिलती और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस नहीं है, उनका कोई इलेक्शन के ऊपर मेंबर आया नहीं है और उन्होंने अब अप्लाई किया जब इलेक्शन शेड्यूल आपका सेक्शन 57, 58 के नीचे गुजर चुका है, अब ये कहा जाए कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसकी तरफ जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिर्फ उसी पार्टी को 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है। तो जिसकी नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद ही नहीं है तो है ना, इस पे आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात कर कहा कि सदर साहब आइन शिकनी कर रहे हैं और उन पर मुकदमात दर्ज होंगे। तो आपको लगता है कि इजलास तलब ना करना सदर की तरफ से आइन शिकनी है? देखिए, 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की है और 2 चीजें जो हैं वो बड़ी हाइप है जिसके अंदर गई हैं। एक ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जानते बूझते कि आर्टिकल 95 के नीचे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली के अंदर प्रेजेंस है और एक प्राइम मिनिस्टर ने उसे एडवाइस भिजवाई जिसका उन्हें भी इख्तियार नहीं था और प्रेसिडेंट ने जानबूझ के उस एडवाइस को एक्ट अपॉन किया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन थी और उसके ऊपर आर्टिकल 6 के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक जजमेंट है उसका भी जिक्र उसके अंदर आया है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफिस ने काम ठीक नहीं किया। और दूसरा ये है कि जब आर्टिकल 91(2) के नीचे प्रेसिडेंट को पाबंद किया गया है कि आप असेंबली का इजलास बुलाएं और वो नहीं बुला रहे तो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है। और तीसरा, उससे पहले जब इलेक्शन डेट्स के मुतालिक भी था तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी थी और ऑर्डर में भी आया कि जो प्रेसिडेंट को काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं है और जो नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। तो प्रेसिडेंट ऑफिस के मुताबिक मुख्तसरन ये बताइएगा, क्या इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी चीज मौजूद है, कानून मौजूद है जो कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे कि इतने दिनों के बाद इलेक्शन हो जाने के मखसूस नशिस्तें अलॉट हर सूरत की जानी चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाजे लिखा हुआ है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है 3 दिन का टाइम दिया है आर्टिकल 51 के अंदर कि कोई अगर इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो फिर ही आपकी प्रोपोर्शन सीट्स बनेगी। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले आई थी जो आपकी 266 सीट्स की बुनियाद पे आई थथी, फिर आपकी 70 नेशनल असेंबली की सीट है, 60 विमेन की है और 10 वो है। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोपोर्शन दी गई है वो है 4.35%। अब 4.35% के ऊपर जाके आपकी एक सीट बनेगी जो रिजर्व सीट्स है। अब जिन्होंने ज्वाइन किया उनको वो सीट्स मिलती गई, लेकिन चूंकि अब एक्सेप्शनली ये आ गया है कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं और एक लार्जेस्ट स्ट्रेंथ उनकी आई है, अब वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका एक्सेप्शनल केस जो है वो सामने करता आया है। इस हवाले से देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। कामरान खान, इस वक्त पंजाब में तो गवर्नमेंट बन चुकी है और काबीना के नाम ऑब्वियसली 1-2 रोज में जो है वो फाइनल हो जाएंगे। किस हद तक जो है ये वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ सकता है या कायम रह सकता है विफाक में, पंजाब में? और जो अपोजिशन है डेफिनेटली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या आज़ाद अरकान हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में आ रही है, तो किस हद तक मुश्किल हो सकता है इन्हें टैकल करने में? नहीं, देखिए, अगर वर्किंग रिलेशनशिप की बात है तो वफाक और पंजाब में आइडियल रिलेशनशिप होगी। जो वफाक में है शहबाज शरीफ साहब वो चचा हैं मरियम नवाज के और भतीजी उनकी जो हैं वो पंजाब में वजीर आला हैं और ये एक ही पार्टी की हुकूमत है देखा जाए तो।
और तो वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो आइडियल होना चाहिए, और जो कि एक जो गवर्नेंस है यानी गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी भी है कि आप जो सूबाई और वफाक की जो इकाइयां हैं यानी वफाकी हुकूमत और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं यानी कि सूबे, उनमें हम आहंगी हो और ताकि जो तरक्की का पहिया है वो उसी अंदाज में चलता रहे। तो ये इसमें शक नहीं कि वर्किंग रिलेशनशिप पंजाब और वफाक के दरमियान आइडियल होगा। काबीना के हवाले से जो है मुशावरत का सिलसिला जारी है और बताया जा रहा है कि 2 मरहलों में सूबाई काबीना तश्कील दी जाएगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान और माहिर कानून एडवोकेट खोकर साहब मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुछ अगर हम सिस्टम की बात करें तो इससे हर कोई हमें मायूस दिखाई देता है। जागीरदाराना निज़ाम है, वडेराना निज़ाम है, या यूं कह लीजिए कि सरमायाकाराना निज़ाम है, जिससे आम आदमी को कुछ नहीं मिल पाता। खारजा पॉलिसी क्या होगी, दीगर पॉलिसीज क्या होंगी, आम आदमी इससे बेखबर है। इस निज़ाम के हवाले से लोगों ने भी अपने खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। राव अफनान ने कराची से एक रिपोर्ट मुरतब की है और उस रिपोर्ट में अवाम के ख्यालात हैं। आइए वो रिपोर्ट देख लेते हैं। इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, मुल्क का माशी और माशरती निज़ाम जूं का तू है। क्या ये मौजूदा सियासी निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? गुर्बत, महंगाई, अफलास और बेरोजगारी ख़त्म हो पाएगी? क्या मौजूदा सियासी निज़ाम से अवाम मुतमईन है या इसमें बेहतरी चाहती है? आइए अवाम की राय जानते हैं। मौजूदा निज़ाम आपके मसाइल हल कर पाएगा? नहीं गल कर पाएगा। कौन सा निज़ाम ऐसा बेहतर है जो मुल्क के मसाइल को हल करे और उसे तरक्की की राह पे गामजन करे? अपने मुल्क को कुरान और सुन्नत के कानून के मुताबिक लाया जाए ताकि हमारे हुक्मरानों के लिए, पूरी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो। अल्लाह का इनको खौफ नहीं है, ये हमेशा करप्शन करते हैं और साइड पे हो जाते हैं। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने कौम के लिए, अपने अवाम के लिए। मौजूदा जो निज़ाम है क्या आपके मसाइल हल कर पाएगा? निज़ाम तो दरहम बरहम है। कैसा निज़ाम है, कितने पार्टी किस तरह जाता है, कोई किस तरह जाता है, आप देख रहे हैं ना। मुल्क के हालात बदल जाएंगे, कोई उम्मीद है मौजूदा निज़ाम? अगर सही मुसलमान आ जाएगा तो बदल जाएगा, वरना मुश्किल है। कौन सा निज़ाम होना चाहिए जो इस मुल्क को तरक्की दे पाए? ये तो 2 निज़ाम है दुनिया में, एक जमहूरियत है, एक सदारती निज़ाम है। अभी तो दोनों सिस्टम नहीं चल रहे, ना जमहूरियत है मुल्क में ना बादशाहत है। एक सिस्टम तो ना जो एलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, वो तो ऑलरेडी उसको तो ना आटे की कीमत का पता है, ना चीनी के कि आम बंदा किस मसाइल का शिकार है। तो उसको तो असेंबली में बैठे होते हैं वो 20 साल से, वही वो तो। निज़ाम कब बदलेगा जिसमें गरीब अपने आप को महफूज समझे, बेरोजगारी खत्म हो जाए और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए? निज़ाम तब तक बदलेगा जब हमारे बड़े जो है ना इस बारे में सोचेंगे, मिल बैठ के सोचेंगे, आवाम के जो हुकूक है उसके बारे में। आवाम के मसाइल कब हल होंगे? जब कोई खुदा का बंदा, खुदा तरस बंदा, आवाम से मोहब्बत करने वाला, मुल्क से मोहब्बत करने वाला कोई बंदा बैठेगा, खुदा तरस बंदा बैठेगा और ये नहीं सोचेगा कि हमने बैंक बनने या यहाँ से बाहर भेजना, अब के बैठेंगे तो हम सारा बाहर भेजेंगे। ये निज़ाम कब बदलेगा? ये तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अल्लाह ताला ही बदल सकता है, वैसे तो हमें बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम का रद्दमल आपने जाना, अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी, अवाम का सिर्फ एक ही मुतालिबा है और वो है मौशी इस्तेहकाम। उनका कहना है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अगर कोई भी सिस्टम ये सब कुछ कर सकता है तो वो सिस्टम अवाम के लिए एक बेहतरीन सिस्टम है। बिजली महंगी, गैस महंगी, जीना महंगा, मरना महंगा। लोग इस निज़ाम के हवाले से क्या राय रखते हैं? कोयटा से मुहिबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ लेकिन मुल्क में अब भी माशी और माशरती निज़ाम जूं का तू है। क्या मौजूदा निज़ाम से यहाँ पर मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और अफलास का खात्मा होगा? इस हवाले से आइए यहाँ पर कोटा के अवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। 8 फरवरी को आपने क्या वोट कास्ट किया था या नहीं? नहीं किया था मैंने। तो क्या आप इस निज़ाम से मुतमईन नहीं है कि आपने वोट कास्ट नहीं किया, आप निकले नहीं 8 फरवरी को? मैं इसलिए नहीं निकला क्योंकि कोई अच्छा बंदा आ ही नहीं रहा है। क्या निज़ाम से आप मुतमईन नहीं है? क्या वजह? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ मैं, इस निज़ाम से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। वजह क्या है? वजह करप्शन है, वो तो कुछ नहीं। मैं तो इस मुतमईन तो नहीं हो, मेरे मसाइल तो कोई भी हाल तो नहीं हुई।
वजह क्या है तो आपने वोट भी कास्ट किया, क्यों आप मुतमईन नहीं है? वजह है तो वोट मैंने कास्ट भी किया था ना। ये लोग जो सीट पे बैठ जाए ना तो अपने जॉबों के लिए पैसे डालते हैं और गरीब लोगों के लिए तो कोई सहूलत नहीं दे रहा। क्या आपने 8 फरवरी को वोट कास्ट किया था या नहीं? हाँ, मैंने कास्ट किया है। तो कितने मुतमईन है आपने वोट कास्ट किया है? हम लोग किसी से मुतमईन भी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट से वो जो तन पर काम पर जो बात करे, महंगाई के खिलाफ लड़े, गिरानी के खिलाफ लड़े। आप सिर्फ अपने पेट के लिए भाग रहे हो, अपने वतन के लिए भाग रहे हो। आप सारे आवाम के खिलाफ हो। आप ये गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये क्या गैस महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगा। जी, तो यहाँ पर आपने आवाम की राय सुनी। आवाम ये चाहती है कि मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी ब्लैकमेलिंग और बगैर किसी दबाव के मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम कर सके और जो आवाम के मसाइल है उनको हल कर सके। तो आवाम की राय आपने जान ली। हर 4-5 साल के बाद एक नई पैकिंग में पुरानी चीज़ दोबारा से लोगों के सामने रखती जाती है, लेकिन ये पुरानी चीज़ें कब बदलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं।